नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी वापस आएंगे या अटल बिहारी वाजपेयी की तरह पीएम पद की हैट्रिक लगाने से चूक जाएंगे। आपको बता दें कि पांचवी सरकार है जब बीजेपी केंद्र में सत्ता में है। पहले 3 का नेतृत्व दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। 1996 में 13 दिनों के लिए, 1998-99 में 13 महीने के लिए और उसके बाद 5 साल के लिए। अपनी लोकप्रियता के चरम पर वाजपेयी को 2004 में प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। इस तरह जैसे कि कई सर्वेक्षणों से पता चला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे लोकप्रिय राजनेता है। 18वीं लोकसभा के पहले चरण की 102 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए। कुछ इलाकों में वोट प्रतिशत की कमी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। इसके साथ ही अटकलें लगाई जाने लगी कि 400 पार के आंकड़े के दावे वाले बीजेपी को बहुमत के लिए इस बार क्या संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस सपा की तरफ से 150 सीटों पर बीजेपी के सिमटने के दावे किए जा रहे हैं। कई थ्योरी दी जा रही है और इस तरह से पेश किया जा रहा है कि पूरा मामला बीजेपी के लिए बिगड़ गया है। यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के लिए चुनाव साल 2004 के शाइनिंग इंडिया सरीखा साबित होने जा रहा है। 2004 का शाइनिंग इंडिया वाला दिन, यदि वाजपेयी ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए लोकप्रिय जनादेश जीता होता तो वह जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति बन जाते। वाजपेयी अपनी सरकार की वापसी को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 6 महीने पहले करा लिए थे। उनके शासनकाल में भारत की विकास कहानी विश्व अर्थव्यवस्थाओं के बीच चर्चा का विषय बन गई थी। विदेशी निवेशक और घरेलू कारोबार भारत में कारोबार करने की संभावनाओं को लेकर उत्साहित थे। एनआरआई उभरते भारत के लिए मार्केटेबल ब्रांड एम्बेसडर बन गए। सरकार और पार्टी के भीतर माहौल इतना उत्साहपूर्ण था कि भाजपा चुनाव के लिए एक नारा शाइनिंग इंडिया लेकर आई। एग्जिट पोल में वाजपेयी शासन की जीत बताई जा रही थी, लेकिन जब 13 मई 2004 को चुनावी नतीजे घोषित हुए तो यह नंबर भाजपा के लिए अशुभ साबित हुआ। उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला। वाजपेयी सरकार ने आर्थिक मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8% या उससे अधिक रही थी। मुद्रास्फीति कम थी। राजकोषीय घाटा नियंत्रण में रहा। निवेश में तेजी आई थी। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे थे। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वेंकैया नायडू, जो कि अब भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ने साल 2004 के चुनाव के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत मजबूत हो गया है और वैश्विक पटल पर उसका कद बढ़ गया है। नरेंद्र मोदी सरकार का प्रचार मॉडल भी कमोबेश ऐसा ही है। देश में विकास के दावे को बढ़ावा देना और इतिहास की कमी के लिए कांग्रेस को दोष देना। देश के पहले आम चुनाव को छोड़ दें तो आज से पहले कब आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव जनवरी के ठंड मौसम में हुए। हर बार जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, चाहे वो 2004, 2009, 2014 या फिर 2019 का रहा हो, इसी वक्त में चुनाव होते रहे हैं। गर्मी की वजह से इस बार कम वोटिंग होने की थ्योरी समझ से परे नजर आती है। 102 सीटों पर वोटिंग। पहले चरण के चुनाव के ठीक एक दिन बाद ही खबर आई कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उनका मध्य प्रदेश और सतना और झारखंड के रांची का दौरा रद्द हो गया। क्या राहुल गांधी को एहसास हो गया कि 102 सीटों वाले पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति डामाडोल होने जा रही है? राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर से दावा किया कि एनडीए को 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, लेकिन ये नहीं बताया कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें आने वाली है। कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस जहां अच्छी फाइट नहीं दे पा रही, उसके वोटर घर में ही बैठे नजर आ रहे हैं। जम्मू और कश्मीर से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग हुई। ये सीट पहले से बीजेपी के पास है। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से जितेंद्र सिंह उम्मीदवार हैं। वही विपक्ष की तरफ से उतारे गए उम्मीदवार का नाम अगर आप पूछ लें तो 80% लोगों को पता ही नहीं होगा। इस सीट पर 68.27% वोटिंग हुई। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यह पहली बड़ी चुनावी लड़ाई यहां देखने को मिली। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उधमपुर में जितेंद्र सिंह को 7,24,311 वोट प्राप्त हुए, जो कुल मतों का 61% है। कांग्रेस के उम्मीदवार को 3,67,059 वोट मिले थे, जो कुल मतों का 31% है। यानी जीत हार का मार्जिन 30% से ज्यादा है। उत्तराखंड, पहाड़ी राज्य की 5 लोकसभा सीटों में वोटिंग कम हुई। प्रदेश के आंकड़ों को देखें तो पिछले बार के लोकसभा चुनाव में ये 5 सीटें बीजेपी के पास थी। टेहरी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार ने 3,586 वोटों से चुनाव जीता था। वहीं गढ़वाल सीट से तीरथ सिंह रावत की जीत का अंतर भी 3 लाख का रहा। अल्मोड़ा सुरक्षित सीट से 2,32,000 से जीत मिली थी बीजेपी प्रत्याशी को। तो नैनीताल उधम सिंह नगर में तो आंकड़ा 3,39,000 का रहा। हरिद्वार में 2.5 लाख से ज्यादा बीजेपी उम्मीदवार की जीत का मार्जिन रहा। अगर प्रतिशत में देखें तो यह 24, 40, 33 और 26 और 20 तक जाता है। ऐसे में 15 से 20% वोटों की कमी होने पर बीजेपी उम्मीदवार की राह मुश्किल हो सकती थी। लेकिन उत्तराखंड में इस बार 53.64% वोटिंग हुई, जबकि 2019 के चुनाव में सभी 5 सीटों पर 61.88% वोटिंग दर्ज की गई थी। राजस्थान, प्रदेश की 12 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। यानी 25 लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो लगभग आधे राजस्थान में पोलिंग संपन्न हो गई है। राजस्थान में भी वोटिंग प्रतिशत 50.9
5% रही। साल 2019 में राजस्थान की इन 12 लोकसभा सीटों में 64.2% मतदान हुआ था। अगर सीट वाइज जाएं तो गंगानगर में साल 2019 के बीजेपी के निहाल चंद मेघवाल ने कांग्रेस उम्मीदवार को 4 लाख से अधिक मतों से हराया था। यानी बीजेपी के कैंडिडेट को 61% और कांग्रेस के उम्मीदवार को 33% वोट मिले थे। बाड़मेर में जीत हार का अंतर 3,23,000 का रहा। जयपुर में ये मार्जिन 4 लाख को क्रॉस कर गया। बीकानेर में 2 लाख से अधिक मतों से जीत हुई। झुंझुनू में 3 लाख से ज्यादा का अंतर रहा। चूरू में 3,34,000 का मार्जिन रहा। मतलब हर जगह कमोबेश जीत और हार के बीच का अंतर 2.5 से 3 लाख का रहा। फिर ऐसे में वोटिंग अगर 25 से 20% तक नीचे जाती तो बीजेपी की राह मुश्किल हो जाती। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 67% वोटिंग हुई। पिछली बार इन सीटों पर औसतन 75% वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से करीब 8% कम वोटिंग हुई। छिंदवाड़ा में कांग्रेस की जीत हुई थी। बाकी की 5 सीट बीजेपी के पास रही थी। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने ये सीट महज 37,000 वोट से जीती थी। एमपी में इस फेज में उतनी ही कम वोटिंग हुई जितना कि छिंदवाड़ा में नकुलनाथ और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच जीत हार का अंतर रहा था, यानी 3% से भी कम। जबलपुर सीट बीजेपी ने 4,44,000 के मार्जिन से जीता था। शाहडोल में 4 लाख से अधिक का अंतर रहा। सीधी में 2,86,000 का मार्जिन रहा। बालाघाट में 2,42,000 का अंतर रहा। आंकड़े की पूरी कहानी अपने आप सारी तस्वीर बता देते हैं। तमिलनाडु सभी 39 सीटों पर वोटिंग हुई। तमिलनाडु में 62.19% वोटिंग हुई। साल 2019 में 72.44% वोटिंग हुई थी। पिछले साल बीजेपी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसे कुल 3.62% वोट मिले थे। कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी का तमिलनाडु में कभी खाता नहीं खुला है, यानी उसके पास यहाँ गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। जो भी वोटिंग प्रतिशत में इजाफा या सीटों में मुनाफा होगा वो पार्टी के लिए प्लस पॉइंट ही होगा। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल का यह बयान आना कि जब से भाजपा की सरकार बनी है प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ बढ़ गए हैं। खासकर शासन आते ही पुलिस नक्सली मुठभेड़ के मामले बढ़ गए हैं। भाजपा फर्जी एनकाउंटर कराती है, आदिवासियों को परेशान करती है। भूपेश बघेल की बयानबाजी से यह नजर आ रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव नक्सलियों के भरोसे जीतने का सपना देख रहे हैं। महाराष्ट्र में 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए 5 सीटों पर मतदान हुआ। 55.29% वोटिंग दर्ज की गई। नागपुर में नितिन गडकरी की जीत का अंतर 2,16,000 था। चंद्रपुर में 44,000 वोट से कांग्रेस जीती थी। गढ़चिरौली चिमूर में बीजेपी उम्मीदवार की जीत का मार्जिन 7% से आसपास रहा था। बिहार प्रदेश की 4 सीटों औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में कुल 47.49% वोटिंग हुई। 2019 में इन 4 लोकसभा सीटों में 53.47% मतदान हुआ था। बिहार के लोग राजनीतिक रूप से परिपक्व होते हैं, लेकिन माइग्रेशन की वजह से वोटिंग प्रतिशत कम रहता है। नवादा में जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच जीत का अंतर 15.7% रहा था। गया में जेडीयू और हम के बीच मुकाबले में नीतीश के उम्मीदवार को 15.9% से अधिक वोट मिले थे। कांग्रेस तो इस सीट में मुकाबले में दूर दूर तक नहीं थी। जमुई लोकसभा सीट एनडीए ने 25% के मार्जिन से जीती थी। पश्चिम बंगाल प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव हुए थे। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच 77.57% वोटिंग हुई। 2019 में यह 86.44% था। कूच बिहार में 83.88%। 2019 में जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार तीनों सीटें बीजेपी के पास थी। अलीपुरद्वार में बीजेपी उम्मीदवार के जीत का मार्जिन 17.7% रहा, जबकि जलपाईगुड़ी में 12.2% था। उत्तर प्रदेश पहले चरण के 8 लोकसभा सीटों पर 61.11% मतदान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस 8 सीटों पर 66.41% मतदान हुआ था। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट पर चुनाव हुए। सहारनपुर में साल 2019 के चुनाव में 4,91,000 वोट मिले, जबकि बसपा के फजलुर रहमान को 5,14,000 वोट मिले थे। यानी बीजेपी और बसपा उम्मीदवार के बीच हार का अंतर महज 23,000 था। उस वक्त सपा के साथ गठबंधन में मायावती ने चुनाव लड़ा था। इस बार बसपा अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। कैराना में 2019 में बीजेपी ने ये सीट प्रदीप ने 94,000 वोटों से जीती। सपा बसपा गठबंधन उम्मीदवार और बीजेपी के विजयी उम्मीदवार के बीच का फासला 8.2% का रहा था। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के संजीव बालियान की जीत का मार्जिन तब भले ही 0.6% रहा था, लेकिन उस चुनाव में उनके सामने पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह मैदान में थे। इस बार बीजेपी और रालोद का गठबंधन है। मुरादाबाद सीट सपा ने जीती थी, फिर भी बीजेपी उम्मीदवार को 5 लाख से अधिक वोट मिले थे। रामपुर में आजम खान ने पिछली बार सपा को जीत दिलाई थी, लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद ही अलग है। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी, सपा प्रत्याशी मौलाना मोइबुद्दुल नदवी और बसपा प्रत्याशी जीशान खान के बीच इस बार की लड़ाई है। पीलीभीत सीट से बीजेपी ने इस बार जीतन प्रसाद पर दांव लगाया है। पिछली बार बीजेपी ने यह सीट 21% से ज्यादा वोटों से जीती थी। बहरहाल अगर पूरे पहले चरण के मतदान को आंकड़ों के हिसाब से देखें तो आपको असली तस्वीर अपने आप पता चल जाएगी। इसके अलावा ये पुराना इतिहास रहा है कि लोग अगर वोट डालने के लिए अधिक मात्रा में बाहर नहीं निकलते हैं तो सरकार वापस चली आती है। वोटों की संख्या ज़्यादा होती है तो लोग मानते हैं कि सरकार बदलने के लिए वोट लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए विपक्ष के बीच जोश भी हाई होना चाहिए। ऐसे में साल 2019 में इन 102 में से 41 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए इस बार कम वोटिंग बड़ा असर डालेगी, इस बात की संभावना नग्न नजर आ रही है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।